एवरीवन, कम टू ई पाठशाला इट्स ऑन। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है जहां हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस के वीडियो के टारगेटेड ऑडियंस मैंने उस वीडियो में बताया था, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस पार्ट 2। मेसोफिल ग्रीक में इसे मिडिल लीफ भी कहा जाता है, क्योंकि ये लीफ का एनाटॉमी अगर हम देखें तो मिडिल वाला पार्ट ही मेसोफिल पार्ट होता है। ज़्यादातर सभी तरह के लीफ में एपिडर्मिस होते हैं, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के लेयर। ठीक उसके बीच में, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पैरेन्काइमा या फिर क्लोरेन्काइमा टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। यही पैरेन्काइमा या क्लोरेन्काइमा टिश्यूज़ मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेसोफिल के 2 पार्ट होते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। शुरुआत करते हैं पैलिसेड मेसोफिल से। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यही होता है, इसलिए इसे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। ये लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना के ऊपर वाले साइड में प्रेजेंट होता है, मगर कुछ प्लांट्स में ये बोथ साइड्स में प्रेजेंट होता है। दोनों साइड में, लीफ लैमिना के ऊपर वाले साइड में भी और नीचे वाले साइड में भी ये प्रेजेंट होता है। अगर एक लीफ का एनाटॉमी किया जाए और अगर वहाँ पर पैलिसेड लेयर को देखा जाए तो वहाँ आप देखेंगे कि वर्टिकली सेल्स अरेंज्ड है और इलॉन्गेटेड सेल्स है। 1 या फिर 2 सेल्स की थिकनेस मिलेगी आपको, और ये अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा। यहाँ सेल्स कॉम्पैक्टली पैक नहीं होते हैं, यहाँ इंट्रासेलुलर एयर स्पेस उनके बीच होता है। ये सनफ्लावर के लीफ का एक टीएस है। यहाँ आप सेल्स का अरेंजमेंट देखिए कि कैसे सेल्स अरेंज्ड है। अपर एपिडर्मिस आप देख रहे हैं, उसके नीचे ही पैलिसेड पैरेन्काइमा टिश्यूज़ प्रेजेंट है। यहाँ सेल्स 2 लेयर में अरेंज्ड है, इलॉन्गेटेड भी है। लोअर एपिडर्मिस में अगर आप देखें तो यहाँ पैलिसेड पैरेन्काइमा एब्सेंट है, यहाँ वो नहीं है। यहाँ आपको स्पॉन्जी सेल्स दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है जहाँ पैलिसेड मेसोफिल लेयर और स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं और साथ ही इनका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पैलिसेड मेसोफिल लेयर के सेल्स इलॉन्गेटेड है, स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर के सेल्स राउंड है, स्ट्रक्चर में इलॉन्गेटेड नहीं है। यहाँ अगर इंट्रासेलुलर स्पेस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर्स यहाँ इंट्रासेलुलर स्पेस कम है, ये ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ इतना ज़्यादा एयर स्पेस क्यों होता है फ्रेंड्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगी जब स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पैलिसेड मेसोफिल लेयर के सेल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर। यहाँ देखिए कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना कम है और इन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्हें प्राइमरी फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ भी कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़्यादा पार्ट लेते हैं। इनके पास ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है ताकि ये ज़्यादा लाइट एनर्जी को कैप्चर कर सके। बाकी स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, मगर एज़ कम्पेयर टू देम इनके पास क्लोरोप्लास्ट कम होता है। यहाँ वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया कि पैलिसेड लेयर में ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्जी लेयर। यहाँ के सेल्स सिलिंड्रिकल होते हैं और अगर इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट आप देखें तो ये सेल वॉल के बिल्कुल क्लोज्ड होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, एडवांटेज ले सके लाइट एनर्जी का। ये एक पैलिसेड लेयर का सेल है जहाँ आप क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट देख सकते हैं, कैसे यहाँ पर सेल वॉल के जस्ट लग कर क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एनर्जी को कैप्चर कर सके। फ्रेंड्स, पैलिसेड मेसोफिल तो आपने सीख लिया, अब स्पॉन्जी मेसोफिल को हम लोग सीखेंगे। यहाँ भी बहुत सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही ईजिली आप इसे भी समझ जाएंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये पैलिसेड लेयर के नीचे होता है, यहाँ के सेल्स ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, बिल्कुल भी टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर एयर स्पेस इनके बीच होता है। इस डायग्राम में मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि सेल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है।
एपिडर्मिस लेयर का जो स्टोमेटा है ये अपने सब स्टोमेटल चेम्बर में ओपन होता है, जो कि इंटरसेलुलर स्पेस से कनेक्टेड होता है बिटवीन स्पॉन्जी एंड मेसोफिल लेयर्स, ताकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अंदर और बाहर इजीली डिफ्यूज़ करते रहे। और इसी के हेल्प से जो मेसोफिल टिश्यूज़ है वो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं। ये है स्टोमेटा। इसके जो कंपोनेंट्स है, सब स्टोमेटल चेम्बर्स है, वो इस स्पेस से कनेक्टेड होते हैं ताकि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता रहे। फ्रेंड्स, मेसोफिल टिश्यूज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं वॉस्कुलर टिश्यूज़। वेन्स यही वॉस्कुलर टिश्यूज़ से बने होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये स्पॉन्जी लेयर ऑफ द मेसोफिल में प्रेजेंट होते हैं। वॉस्कुलर टिश्यूज़ को ही हम वॉस्कुलर बंडल कहते हैं। वॉस्कुलर बंडल में दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स रूट से लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस किया है उसे ही लीफ में और लीफ के बाहर, जैसे कि प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। इस सनफ्लावर के लीफ के टीएस में आप वास्कुलर बंडल का अरेंजमेंट यहाँ देख सकते हैं। यहाँ जाइलम और फ्लोएम दोनों का अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ में ये अरेंजमेंट बदलता रहता है, मगर जाइलम और फ्लोएम ही इसके कंपोनेंट्स हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तो आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कभी भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगी। क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ मिलता है वो हमने देख लिया है कि पैलिसेड लेयर में मिलता है, स्पॉन्जी लेयर में मिलता है, उसके बाद स्टोमेटा में मिलता है। यह है लीफ का वो सेक्शन जहाँ मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट लीफ में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। यहाँ एक इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होता है। साथ ही आप देखेंगे कि इसके मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ ग्रैनम प्रेजेंट होता है। ग्रैनम जो होता है अंदर से खाली होता है, उसे हम ल्यूमन कहते हैं। और ये ग्रैनम जब स्टैक बाय स्टैक अरेंज होते हैं तो उसे हम थैलाकॉइड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये नाम देखकर प्लीज़ घबराइए मत, क्योंकि आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं इन नाम को भी आपको बताऊंगी और इनके फंक्शंस को भी बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है और ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। यहाँ आप इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड्स को अच्छे से देख सकते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है जहाँ सारे पार्ट्स को अच्छे से लेबल किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसके सारे पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इनके पार्ट्स के डिटेल में। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप्ड ऑर्गेनल है जहाँ क्रिस्टलोकोलाइड मैट्रिक्स भरा है। उसके मैट्रिक्स को ही हम स्ट्रोमा कहते हैं। फ्रेंड्स, क्रिस्टलोकोलाइड का मतलब इसमें कुछ क्रिस्टल्स प्रेजेंट है और इसका मैट्रिक्स एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे मेम्ब्रेन कवर्ड फ्लैटन सैक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि थैलाकॉइड्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, थैलाकॉइड ही वो जगह है जहाँ लाइट रिएक्शन होता है, क्योंकि सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहीं मौजूद है। इसी के मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट है। और डार्क रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा रीजन में होता है। आई नो कि आप डार्क और लाइट रिएक्शन नहीं जानते हैं, मगर फोटोसिंथेसिस के एंड होते ही आप सारा चीज़ समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, थैलाकॉइड्स स्मॉल होते हैं और एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं, मतलब कि एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं, तब ये ग्राना कहलाते हैं। सिंगुलर में इसे हम ग्रैनम कहते हैं। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं जिसे हम इंटरग्रैनल या फिर स्ट्रोमा थैलाकॉइड्स कहते हैं। यहाँ आप देखिए कैसे ये स्टैक्ड हैं, कैसे ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, अरेंज्ड है। अगर एक की बात करें तो हम इसे ग्रैनम कहते हैं, और अगर पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ग्रैना कहलाता है।
आप देख सकते हैं कि एक ग्रैना दूसरे ग्रैना से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। इसे ही हम इंटरग्रैनल या स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स कहते हैं। ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो स्टार्च पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि यही इस प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट है और हम इसे ही अपने एक्सपेरिमेंट्स में डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्च जब आयोडीन सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। ये स्टार्च टेम्पररी लीव्स में स्टोर्ड होता है, फिर बाद में इसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और प्लांट के वेरियस पार्ट में इसे भेज दिया जाता है यूज़ के लिए और स्टोरेज के लिए भी। अगर प्लांट 2 या 3 दिन या उससे ज़्यादा दिनों के लिए फोटोसिंथेसिस रोक दे, बंद कर दे, तो ये कम्प्लीटली डी स्टार्च हो जाता है। अगर इस तरह के लीफ में हम स्टार्च को डिटेक्ट करना चाहें तो वहाँ स्टार्च नहीं मिलेगा। क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में दिया हुआ है। वो एक्सपेरिमेंट यहाँ मैं डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ उसके ऑब्जर्वेशन और इंटरफेरेंस की बात यहाँ मैं बताऊँगी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद लीफ में 2 तरह के पैचेस देखने को मिलते हैं, ब्लूइश ब्लैक एंड येलोइश। ये लीफ ए है और ये लीफ बी है। ब्लूइश ब्लैक एरिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ये कलर क्यों मिला है, क्योंकि आयोडीन के साथ स्टार्च का रिएक्शन हुआ है, तभी तो ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। येलोइश एरिया में बिल्कुल भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, इसलिए वो एरिया येलोइश रह गया है। इस एक्सपेरिमेंट से पहले जो लीफ का ग्रीन वाला पार्ट था वो अब ब्लूइश ब्लैक एरिया में बदल गया है और जो नॉन ग्रीन एरिया था लीफ का वो पेल कलर्ड हो गया है, मतलब येलोइश कलर्ड हो गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या इंटरफेरेंस निकल कर आता है कि सिर्फ जो क्लोरोफिल कंटेनिंग एरिया है वहीं स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ है, वहीं फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसीलिए क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है इस वीडियो के किसी भी पार्ट को या किसी भी टर्म को, किसी भी चीज़ को समझने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मेल कर सकते हैं cometoepathshala@gmail.com, या फिर आप मेरे फेसबुक पर भी जाकर मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।